दोस्तों, जंग एक दिन में नहीं जीती जाती। ना ही जीती जाती है सैनिकों की संख्या से और ना ही जीती जाती है कड़ी निंदा से। जंग जीती जाती है कड़ी प्लानिंग से और मजबूत हौसलों से। 1971 के जंग से पहले भारत ने कई सारी प्लानिंग की थी और वो प्लानिंग जिसके तहत भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में कामयाब रहा। ऐसी एक प्लानिंग पर बेस है गंगा प्लेन हाईजैकिंग। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से। तब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम के एक संगठन की शुरुआत हुई। ये पार्टी जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाने का काम कर रही थी और इसी के चलते कश्मीर के युवा इस संगठन से जुड़ रहे थे। इसी में एक नाम था मकबूल भट्ट, जो आगे जाके इस संगठन का एक बड़ा मेंबर बना, जो कई सारे आपराधिक मामलों में शामिल होने लगा। 1959 में कश्मीर पुलिस से बचने के लिए मकबूल भट्ट पाकिस्तान भाग गया, लेकिन वहां जाकर वो कश्मीर की आज़ादी के लिए लगातार प्रयास करता रहा। उसका मानना था कि कश्मीर एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए। ऐसे में उसने 1965 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF की स्थापना की। NLF एक आतंकी संगठन था जिसका काम था पाकिस्तान की मदद से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान से आने वाले खतरों का अंदाजा लगाते हुए भारत ने अपनी पहली इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी रॉ की स्थापना की और रॉ के डायरेक्टर थे रामेश्वर नाथ काव। काव ने रॉ की कमान हाथों में लेते ही जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत कश्मीरी घाटी के भीतर स्थानीय पुलिस दल और BSF जवानों के जरिए उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें अल फतेह के 36 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए उन 36 आतंकवादियों से रामेश्वर नाथ काव खुद व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि काव को पाकिस्तान की सरजमीन पर चल रही साजिश साफ तौर पर नजर आ रही थी। उन आतंकवादियों के खुलासे के बाद काव समझ चुके थे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है और उस साजिश का पता लगाने के लिए काव ने अपना जाल बिछाया। इसी के चलते उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ एक मुलाकात की और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने काव को इस साजिश का पता लगाने के लिए खुली छूट दे दी। इसके बाद काव ने कश्मीरी पुलिस की मदद से कश्मीरी घाटी के रिकॉर्ड निकालना शुरू किया। रिकॉर्ड थे अपराधियों के, उन अपराधियों के जो पाकिस्तान से भारत आकर आतंकी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे। और इन्हीं अपराधियों में से दो अपराधी थे हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, जो रिश्तेदारी में एक दूसरे के चचेरे भाई लगते थे। उनकी उम्र लगभग 17 से 18 बरस के बीच थी। जल्दी काव ने कुरैशी बंधुओं के साथ एक मुलाकात की, जिसके बाद काव के स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर BSF अधिकारियों द्वारा कुरैशी बंधुओं को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग मात्र शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी थी और कुरैशी बंधु इसके लिए तैयार थे। महज कुछ महीनों के भीतर ही कुरैशी बंधुओं की ट्रेनिंग पूरी हुई। उसके बाद BSF अधिकारियों द्वारा कुरैशी बंधुओं को पाकिस्तान के भीतर रॉ एजेंटों के तौर पर दाखिल कर दिया गया। काव के स्पेशल इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए रॉ के 2 जासूस पाकिस्तानी सरजमीन पर दाखिल हो गए थे और उनका सबसे पहला निशाना बनने वाला था मकबूल भट्ट, जो कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में हीरो बन चुका था। मकबूल भट्ट के जरिए ही कश्मीर के भीतर ISI अपना नेटवर्क स्थापित करना चाहती थी और इसी मकबूल भट्ट के जरिए ही ISI के साजिश का खुलासा होने वाला था, जिसका पता लगाने के लिए कुरैशी बंधुओं को पाकिस्तान भेजा गया था। अपनी कश्मीरी पहचान के चलते बेहद जल्द कुरैशी बंधु मकबूल भट्ट के करीब आ गए और मकबूल भट्ट के विश्वास पात्र बन गए। करीब 1.5 बरस पाकिस्तान में बिताने के बाद कुरैशी बंधु जब भारत आए तो उन्होंने काव को जो जानकारी दी, उस जानकारी ने पूरे खुफिया एजेंसी के साथ साथ भारत सरकार की भी नींव हिलाकर रख दी। उन दोनों की बातें सुनने के बाद काव ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ कुरैशी बंधुओं की मुलाकात कराई। इस मुलाकात में कुरैशी बंधुओं ने इंदिरा गांधी को बताया कि किस तरह से ISI ने उन्हें भारत के एक एयरबेस से राजीव गांधी के विमान को हाईजैक करने की ट्रेनिंग दी है। ISI के इस नापाक इरादों के बारे में सुनते ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुरैशी बंधुओं से इस तरह की कार्रवाई को रोकने के आदेश दिए, लेकिन वहां खड़े RN काव ने इंदिरा गांधी को बीच में ही टोकते हुए कुरैशी बंधुओं को
बाहर जाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आर्यन काव के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें काव ने इंदिरा गांधी को अपने पूरे प्लान की जानकारी दे दी। मीटिंग खत्म होते ही प्रधानमंत्री ने कुरैशी बंधुओं को श्रीनगर से जम्मू आने वाली फोकर F-27 फ्लाइट को हाईजैक करने के आदेश दिए और इसके लिए भारतीय वायुसेना को इन्हें विशेष प्रशिक्षण देने को कहा गया। इस बात को सुनकर कुरैशी बंधु हैरान हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आर्यन काव ने BSF अधिकारियों के साथ मिलकर कुरैशी बंधुओं को प्लेन हाईजैक करने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्हें लकड़ी के हथियारों के जरिए विमान को हाईजैक करने का प्रशिक्षण दिया गया। इधर श्रीनगर के अड्डे पर कुछ बदलाव किए गए, जिसके तहत रोज उड़ने वाली फ्लाइट की जगह पुरानी फ्लाइट गंगा को नए रूप से तैयार करके उसे हवाई अड्डे पर खड़ा किया गया। रोज की तरह ही ये फ्लाइट 30 जनवरी की सुबह भी उसी हवाई पट्टी पर खड़ी थी। लोगों को लगा ये वही वाली फ्लाइट है जिसके पायलट राजीव गांधी है, मगर ये ना वो वाली फ्लाइट थी और ना इसके पायलट राजीव गांधी थे। इस विमान ने कुल 32 यात्रियों के साथ श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भरी। विमान के आधे रास्ते में पहुंचते ही लकड़ी के हथियार दिखाकर प्लेन को 6 आतंकवादियों द्वारा हाईजैक किया गया। उन आतंकवादियों द्वारा आजाद कश्मीर का नारा लगाते हुए जल्दी इस प्लेन को लाहौर के हवाई पट्टी पर उतार दिया गया, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी सेना के साथ साथ उनके मंत्री भी खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा प्लेन के साथ साथ राजीव गांधी भी उनके हाथ लगे हैं। पर जब पाकिस्तानी अधिकारी कुरैशी बंधुओं से मिलने के लिए प्लेन में चढ़े, तब उन्हें राजीव गांधी उस प्लेन में नहीं मिले। मगर अधिकारी फिर भी खुश थे, क्योंकि अधिकारियों को लग रहा था कि भारत का प्लेन तो उनके कब्जे में है और दुनिया में तब तक प्लेन हाईजैक की कीमत क्या होती है किसी को भी मालूम नहीं था। इसीलिए पाकिस्तानियों को भी हाईजैक में असली कीमत क्या होती है इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लग रहा था असली कीमत प्लेन की होती है, लेकिन असली कीमत लोगों के जान की होती है। उसके बाद 32 यात्रियों को हवाई जहाज से नीचे उतारा गया और पाकिस्तान द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके तहत अल फतेह के 36 आतंकवादियों को रिहा करना होगा, अन्यथा प्लेन को जला दिया जाएगा। पाकिस्तानी अधिकारियों को लगा इस प्रस्ताव को सुनकर इंदिरा गांधी की सरकार घुटनों पर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें जवाब दिया गया, 36 आतंकवादियों की रिहाई नहीं कराई जाएगी। आपको विमान के साथ जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस फ्लाइट को आग लगा दी और पूरा पाकिस्तान झूम उठा। पाकिस्तान के लोग भारत पर इसे अपनी जीत मान रहे थे, लेकिन अगले ही दिन इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आया, जिसमें कहा गया था भारतीय खुफिया एजेंसी की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दी गई सबसे बड़ी शिकस्त। कुरैशी बंधु, जिन्हें पाकिस्तान अब तक सबसे बड़ा हीरो मान रहा था, उन्हें पाकिस्तान अब सबसे बड़ा विलन मानने लगा। उन पर आर्मी कोर्ट के भीतर जासूसी करने का आरोप लगाया गया। बाजी महज एक प्लेन हाईजैक करने की नहीं, बल्कि बाजी थी देश के अस्तित्व की। अगले ही दिन इंदिरा गांधी द्वारा एक घोषणा कर दी गई, जिसके तहत पाकिस्तानी विमानों को भारतीय सीमा के भीतर उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस एक फैसले ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी, क्योंकि इसी एक फैसले के चलते पाकिस्तानी विमानों का बांग्लादेश से संपर्क टूट गया और भारत की सीमा में दाखिल हुए बिना ही पाकिस्तानी वायुसेना को श्रीलंका के जरिए पश्चिमी पाकिस्तान में दाखिल होना पड़ा। यह रास्ता लगभग 3 गुना लंबा था और तब पाकिस्तानी वायुसेना के पास कोई ऐसा विमान नहीं था जो इतनी लंबी दूरी महज एक बार में ही पार कर सके। इसी के चलते पाकिस्तानी वायुसेना का पश्चिमी पाकिस्तान को बचाने का सपना ही रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो अगले वीडियो में देखिए कि कैसे भारत के मूर्ख प्रधानमंत्री के एक टिप ने भारतीय खुफिया एजेंसी का पाकिस्तान में सफाया हो गया।